आज के क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को अवकल समीकरण का निर्माण करना है कि दिए हुए सॉल्यूशन किसी अवकल समीकरण का, तो उससे हम लोग कैसे अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे उसके बारे में समझना है। और वो जो अवकल समीकरण बनेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, वो कितना कोटि का होगा, कितना ऑर्डर का होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालना है दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण के निर्माण किस प्रकार से करेंगे। अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया भी लिखी देते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो प्रोसीजर टू फॉर्म ए differential equation that मतलब जो that will represent a given family of a curve। इसमें सबसे पहले ये जो वक्रों के कुल का मतलब क्या है, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है, इसी का हम लोग का क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसी का क्या करना है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व क्या है। हम लोग क्या इसमें समझने वाले सबसे पहले कि ये फैमिली ऑफ कर्व क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं वक्रों के कुल, फैमिली ऑफ कर्व। तो ये फैमिली ऑफ कर्व क्या है, पहले इसको समझते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रों के कुल। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल वो क्या होगा कि हमको पता है कि y बराबर, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अवकल समीकरण dy/dx बराबर m का हल। अगर इसका हल का बात करेंगे तो y बराबर mx होता है। क्या होता है, y बराबर mx होता है। अगर ये इसका हल का बात करेंगे तो क्या होता है, y बराबर mx होता है। या इसको ऐसे न लिख के एक और तरीका है, इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि m के जगह y/x लिख सकते हैं। तो अगर अवकल समीकरण dy/dx बराबर y/x का हल जो होता है y बराबर mx होता है, y बराबर क्या होता है, mx होता है। तो अगर ये mx होता है y बराबर, या इसको हम एक और तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लिखना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हम कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy/dx² बराबर 0 का हल y बराबर mx प्लस c होता है। ठीक है, अब ठीक है, देख सकते हैं इसका ये अवकल समीकरण का ये हल है। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा। इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा, मतलब ये इसका हल है। अब इससे जो ये इसका हल जो होता है ना, ये जो हल होता है, इसका वक्र ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग
m के मान के लिए, अलग अलग c के मान के लिए क्या होता है, अलग अलग ग्राफ देखने को मिलता है। अलग अलग m के मान, अलग अलग c के मान के लिए अलग अलग ग्राफ देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम लिख देते हैं, यदि चीज़ को थोड़ा सा और आसान बना देते हैं, ऐसे ये भी चलेगा कि इससे थोड़ा सा भी और आसान बना सकते थे। ये जो हम पहले लिख रहे थे ना, उसी को लिख देते हैं, हटाइए, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, इसलिए समझने में जो आसान हो हम वैसा ही एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। तो समझने में थोड़ा आसान हो वैसा ही एग्जाम्पल यूज करें तो सबसे अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, अवकल समीकरण लिख लेते हैं dy/dx बराबर y/x। इस अवकल समीकरण का जो हल है y=mx है। y= क्या है, mx है। इस अवकल समीकरण का जो हल है y=mx है। यहाँ हाइड हाइड लिख लेते हैं, ठीक, y=mx है। तो अगर इस अवकल समीकरण का ये हल है, अब पहले ये इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं ये जो वक्र है, इस वक्र का ये अवकल समीकरण है, इस वक्र का ये अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंट m का मान के लिए अगर ये y=mx है तो सबसे पहले लेते हैं, अगर जब m बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं y=x होगा जब m बराबर 1 होगा, y=2x होगा जब m बराबर 2 होगा, y इफ यहाँ पर लिख देते इफ, अगर y=3x होगा जब m बराबर 3 होगा। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण बनेगा m के अलग अलग मान के लिए। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स वाई का, तो देख सकते हैं सबसे पहले अगर y=x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यही मान लेते हैं कि y=x का ग्राफ है। ये y बराबर किसका है, x का ग्राफ है। अगर बात करते हैं दूसरे का y=2x का, इसका जो ग्राफ होगा थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा, ये y=2x का ग्राफ है। अगर बात करते हैं y=3x का, तो इसका ग्राफ सब के सब मूल्य बिंदु से ही जाएगा, लेकिन ये स्लोप ऐसे होने के कारण थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ आएगा ग्राफ। ये जो ग्राफ है y=3x है। तो ये जो इतना सारा ग्राफ है, अभी और भी ड्रॉ होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, ये पूरा जो ग्राफ है जो दिख रहा है, इसी का हमको क्या नाम देते हैं, तो फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। तो किसी फैमिली ऑफ कर्व का कैसे हम लोग, अब ये हम लोग पता है कि इस फैमिली ऑफ कर्व का, यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व लिख सकते हैं, इसलिए कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे इससे ग्राफ ड्रॉ होता है। तो फैमिली ऑफ कर्व y=mx का अवकल समीकरण कितना है, अवकल समीकरण y/mx का फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण जो है dy/dx बराबर क्या है, y/x है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मकसद ये है, इस बात को थोड़ा समझना है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व होता है, इसी का हम लोग अवकल समीकरण निकालते हैं। तो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण कैसे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, अब फैमिली ऑफ कर्व तभी बनेगा जब यहाँ पर सवेज अचर रहेगा। कौन सा अचर रहेगा, तो सवेज अचर जब रहेगा तभी जब फैमिली ऑफ कर्व का निर्माण होगा। अगर सवेज अचर नहीं रहेगा तो फैमिली ऑफ कर्व का निर्माण नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। तो फैमिली ऑफ कर्व का निर्माण तभी होगा जब सवेज अचर उसमें रहेगा, तभी जाके फैमिली ऑफ कर्व का निर्माण होता है। तो हम बताए थे पिछले क्लास में, यहाँ पर जो m है, अच्छा ऊपर में ही लिख देते हैं और सब वेट कर ले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो जहाँ m जो है, तो m किसको दर्शा रहा है, सवेज अचर को दर्शा रहा है। सवेज अचर को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है,
सवेज अचर को, जिसको इंग्लिश में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, कल लिखवाए भी थे। तो फैमिली ऑफ कर्व का निर्माण तभी होता है जब उसमें सवेज अचर होता है, और सवेज अचर होगा तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, यही हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसमें सवेज अचर रहता है उसको हम लोग फैमिली ऑफ कर्व के नाम से जानते हैं, और ये सब चीज़ें लिखना है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व के नाम से जानते हैं। जब फैमिली ऑफ कर्व होगा तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा, यही चीज़ को समझना है। तो उसमें ध्यान यही देना है कि सवेज अचर की संख्या कितना है। तो सवेज अचर की संख्या जितना रहेगा उतना ही पर उसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करके फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। उतना ही पर उसको डिफ्रेंशिएशन करके फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। मानते हैं, मान लेते हैं, अब यहाँ से लिखना है, माना कि वक्रों का कुल या फैमिली ऑफ कर्व भी लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। माना कि चलो हिंदी ही यूज कर लेते हैं, वक्रों के कुल F1 एक फलन है, x, y और a है। यही है वक्रों के कुल का अवकल समीकरण। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ ए क्या है, सवेज अचर है। क्या है ये, तो सवेज अचर है, इस बात को ध्यान में रखना है। ए क्या है, तो सवेज अचर है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि जब इसका अवकल समीकरण निकालेंगे तो एक नया फलन बनेगा। उस नए फलन में हमको जितना सवेज अचर रहेगा उतना ही डेरिवेटिव आ सकता है। उस सवेज अचर में जितना एक्स वाई तो हो ही सकता है, इसमें से सवेज अचर हट जाएगा और सिर्फ वन ही ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा। ये एक नया फलन का निर्माण करेगा, उसको हम G1 से दर्शा देते हैं। G1 एक नया फलन बनेगा जिसमें यही क्या होगा, तो यही हम लोग का अवकल समीकरण होगा। इस फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, जिसमें फलन में क्या क्या हो सकता है, एक्स वाई और एक्स डैश रहेगा, मतलब एक ही बार और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। इसलिए सवेज अचर की संख्या कितना है, 1 है। यदि ऐसा रहे जिसमें सवेज अचरों की संख्या कितना रहे, 2 रहे, सवेज अचरों की संख्या 2 रहे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि वक्रों के कुल, दूसरा फलन लेते हैं F2, इसमें x, y, a, b, इसमें सवेज अचर कितना है, वक्रों का कुल इतना है जहाँ a तथा b सवेज अचर है, सवेज अचर है। तो अगर इसमें 2 सवेज अचर है तो जो इसका फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण बनेगा, इसलिए अवकल समीकरण जो बनेगा उसमें क्या होगा, ऐसा फलन बनेगा जिसमें एक्स वाई तो हो सकता है, साथ साथ डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, जो नहीं कि दोनों हो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है। तो इसमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब एग्जैक्ट रहेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 2 सवेज अचर है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण से कैसे समझेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर वक्रों का कुल दिया हुआ है y बराबर mx, इसका अगर कोई बोलेगा कि अवकल समीकरण निकालना है, इसका क्या करना है, अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो इसमें सवेज अचर कितना, 1 है, तो इसको एक ही बार डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy/dx बराबर m तो गुणांक है, ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ से क्या करना है, x का डेरिवेटिव बॉर्न हो जाता है। लेकिन जब हम एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है और इस सवेज अचर को भी हटा देना है इसमें से अवकल समीकरण से, तो सवेज अचर कैसे हटेगा, तो dy/dx बराबर कितना आ गया, m आ गया। हमको यहाँ से m को हटाना है, तो यहाँ से समीकरण 1 से m का मान कितना आएगा, y/x आएगा,
तो इसका क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, एम का मान कितना आएगा, y बटे एक्स आएगा। ये लिख लेंगे, चूँकि कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आ गया। ये समीकरण 1 से y m का मान क्या, y बटे एक्स हो जाएगा। तो यही हम लोग का अवकल समीकरण हो गया इस फैमिली ऑफ कर्व का। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, अवकल समीकरण यही। अब कुछ क्वेश्चन के तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ ऑनलाइन हम आप नहीं दिखा सकते हैं, किसी में दिया नहीं है, ये भी प्रश्न होगी, इसलिए सभी को बुक यूज करना है। एनसीईआरटी बुक जो बिहार के लिए है या दूसरे राज्य के लिए भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले उदाहरण में 4 नंबर एग्जाम्पल 4 जो दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 का अगर बात करते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, तो वक्रों के कुल दिया हुआ है। थोड़ा दिया हुआ है चीज़ में लिख देते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है वक्रों का कुल, तो वक्रों का कुल क्या दिया हुआ है, अभी इसको बता ही दिए। तो वक्रों के कुल दिया हुआ है y बराबर mx, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, जहाँ पे ये भी बता दिया है कि m क्या है, सवेज अचर है। तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए जितना सवेज अचर रहेगा उतना ही तक डेरिवेटिव निकालना है। तो एक ही सवेज अचर है तो एक ही ऑर्डर तक इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी पता है इसको m × 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर m हो जाएगा। लेकिन जब डेरिवेटिव निकाल दे तो उसमें सवेज अचर हट भी जाना चाहिए। इसको समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण 1 में से m का मान हम लोग निकाल के इसमें रख देते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बटे एक्स हो जाएगा, इसलिए कि m का मान क्या आएगा, x इधर भेजेंगे तो y बटे एक्स हो जाएगा। तो यही अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। यहाँ पर साइड में लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा लिखे, ठीक है। यही हम लोग का अवकल समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, यही हम लोग का क्या है, इस फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब में इसमें इस चैप्टर में पूरा यही करना है कि हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, तो फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण ज्ञात करना रहेगा। 5 नंबर उदाहरण देखेंगे। तो एग्जाम्पल 5 में दिया है, क्या दिया है, तो फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, वक्रों के कुल दिया हुआ है, वक्रों के कुल। इसमें वक्रों का कुल क्या दिया हुआ है, तो y बराबर a साइन x प्लस बी दिया हुआ है। तो y बराबर x प्लस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर a और b सवेज अचर है। a और b क्या है, सवेज अचर, दो को सवेज अचर है। इसका हम लोग का अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए कितना बार इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव हम लोग को 2 बार निकालना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखना कि a और b रिमूव हो जाना चाहिए। a और b सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, y डैश आएगा, डायरेक्ट लिखते dy बाई डी एक्स को। a हमको पता है साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। अब कॉस x प्लस बी, यहाँ पर x का गुणांक से गुना होता है, इसलिए कि रैखिक है। x का गुणांक 1 है तो 1 से गुना करने से कोई अंतर नहीं आएगा। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अगर यूज पड़ेगा तो यूज करेंगे समीकरण का, नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको 2 को है तो 2 बार इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो एक बार और निकालना पड़ेगा। तो डबल डैश हो गया, तो डबल डैश ए, हमको पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस आता है, माइनस साइन, तब माइनस आगे लगा दिया तो माइनस साइन हो गया। और गुना जो इसका एंगल है x प्लस बी है तो x प्लस बी रह जाएगा, इसलिए गुणांक से गुना होता है तो गुणांक 1 है तो गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, ये a साइन, हमको a और b का हटाना है तो a साइन x प्लस बी, a साइन x प्लस बी का मान कितना है, y है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं कहाँ से आया, ब्रैकेट में देकर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख दिए। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या पूरा को एक तरफ कर लो तो y डबल डैश माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो यही इस अवकल समीकरण हो गया, यही अवकल समीकरण हो गया जो हम लोग का फैमिली ऑफ कर्व दिया है। तो ये क्या हो गया, अवकल समीकरण बन गया। तो यही इसका अवकल समीकरण हो गया। इस प्रकार से अवकल समीकरण बनाना है। जितना उसमें, यही चीज़ को ध्यान देना है, जितना उसमें सवेज अचर रहेगा और बैटरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही बार डेरिवेटिव लेना है, उतना ही बार क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमको लिखना पड़ जाएगा इसलिए कि ये भाषा में दिया हुआ है।
अब भाषा को समझने के लिए हम लोग 11 क्लास का भी कुछ याद होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग समझ पाएंगे। 11 क्लास का भी कुछ ध्यान में होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग समझ पाएंगे भाषा वाले क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन जो है उसके बाद देखते हैं, नहीं होगा तो उसका फोटो क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, ये कितना हो गया, 6 हो गया। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया x अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे दीर्घवृत्तों का, अब दीर्घवृत्त किसको कहते हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण भी बताया जाता है। दीर्घवृत्त का हमको क्या करना है, तो दीर्घवृत्त हम लोग किसको कहते हैं, ये चीज भी ध्यान में होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिप्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो एलिप्स होता है, इसका अगर समीकरण देखा जाए, जब मूल बिंदु कहाँ पे हो, केंद्र पे हो, और नाभि किस पर होता है, एक्स अक्ष पे होता है, तब उसका समीकरण जो होता है वो समीकरण क्या बनता है। तो ये चीज याद रखने वाला चीज है कि जब भी अगर नाभि बोलेगा एक्स अक्ष पे, तब उसका समीकरण क्या बनता है। एक बार डायग्राम से भी दर्शा देते हैं ऐसे कि दीर्घवृत्त होता कैसा है। ये अगर एक्स है और ये वाई है, तो दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार का बनता है जब नाभिक एक्स अक्ष पे रहता है तब। मतलब ये वाला लंबाई ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला कम होना चाहिए। यही दूरी कितना होता है, ए होता है, और ये दूरी कितना होता है, ये बी होता है। तो इसका अगर समीकरण का बात करते हैं तो इसका समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। यही समीकरण याद रखना है जब नाभि एक्स अक्ष पे रहेगा तब। अगर ये वाई अक्ष पे रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर, बी और बी के जगह यहाँ पर चेंज होता है, मतलब उल्टा हो जाता है, कहने का मतलब एक्सचेंज कर जाता है। तो यही समीकरण है, इसका हम लोग को अवकल समीकरण ज्ञात करना है। यही समीकरण है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1 है। इसमें भी सवेज अचर कितना बन रहा है, 2 को बन रहा है। देखो मिनिमम हमेशा ट्राई करना है कि सवेज अचरों की संख्या क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पे कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 से कम नहीं हो सकता है, मिनिमम 2 ही होगा। तो यहाँ पर सवेज अचर कितना बनेगा, 2 को बनेगा। ठीक है, इस समीकरण का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो एक तो पता चल गया कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसको डबल ऑर्डर तक हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। अब पहला बार हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, डेरिवेटिव जो निकालते हैं किसके सापेक्ष निकालते हैं, तो एक्स के सापेक्ष निकालते हैं। जब एक्स वाई मिक्स करके दिया रहता है तो हमेशा पूरा लिखना जरूरी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बराबर इधर dy बाई डी एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं तो दोनों तरफ लेते हैं एक्स के सापेक्ष। अब यहाँ पे जो नीचे में ए स्क्वायर है ये गुणांक कहलाएगा, मतलब 1 बाई ए स्क्वायर गुणांक कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव घात वाला फार्मूला से कितना आएगा, 2x आएगा। वैसे यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर गुणांक कहलाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव घात फार्मूला से 2y आएगा।
लेकिन हम x का सापेक्ष ले रहे हैं, यहाँ पे y था, इसीलिए चरण रूल से dy/dx यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इधर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालने के पहले इसको हम यहाँ से dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ये पर दो जो है ना, दो कॉमन करके उधर भेज के ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्चुअली अभी इसके बाद ही लिखते हैं, 2x/a² लिखाएगा प्लस 2y/b² लिखाएगा, और dy/dx को क्या लिख सकते हैं, y' बराबर 0। हमको y' का मान अभी पहले निकाल लेते हैं, एक बार और डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इसके पहले हम y' का मान निकालते हैं। तो 2y/b² y' ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2x/a²। अब जो हमको y' का मान निकालना है, तो इधर जाएगा तो वो पलट जाएगा, इधर जाएगा तो पलटेगा ना, जो गुना में होगा भाग में जो होगा गुना में, तो ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बेसिकली ये बचेगा क्या, तो y' बराबर बच जाएगा, y' बराबर बचेगा माइनस b²/a², अब बचेगा x/y। ठीक, यही y' का मान आया। अब ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 2 करके छोड़ते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव, अब डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेते थे, x का सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल y' बन जाएगा। अब अगर इधर डेरिवेटिव लेते हैं x का सापेक्ष, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, जो अचर गुणांक होता है हमेशा डेरिवेटिव से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो डेरिवेटिव से माइनस b²/a² बाहर निकल जाएगा, तो माइनस b²/a² हो गया। अब जो डेरिवेटिव करना है इसी का करना है, किसका, dy/dx x/y का करना है। अब यहाँ से भाग विधि अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव के लिए, और तो कोई उपाय नहीं है, इसका डेरिवेटिव भाग विधि से ही निकलेगा। तो भाग विधि क्या कहता है, जो नीचे वाला रहता है उसको स्क्वायर करके नीचे में लिख दो। अब नीचे वाला को ऊपर में जैसे वैसे लिख दो, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, फिर माइनस ऊपर वाला को लिखना है और नीचे वाला का डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या लिखाएगा, y'। यहाँ से y' आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि अगर ये y² को हम इधर ले आते, भाग में है तो इधर आ जाएगा, तो y² बन जाएगा y" माइनस b²। हमको जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, तो अब यहाँ से हमको a और b का मान जैसे भी हो हटाना पड़ेगा। इधर ऊपर में है y बचेगा माइनस x × y' बचेगा, यही आएगा। अब देखो हमको a² माइनस b² का मान हटाना है। दो तरीका है, या तो समीकरण 1 से a² माइनस b² का मान निकाल लो, या इसको समीकरण 3 करके समीकरण 2 और 3 को क्या कर दो, भाग कर दो। समीकरण 2 में समीकरण 3 से क्या कर दो, भाग कर दो। भाग करने से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस a² b²। ऐसा करते हैं, भाग कर देते हैं। हमको जैसे है वैसे, जैसे है समीकरण उससे हमको कोई मतलब, जैसे भी करके हमको ये जो अचर पद है उसको हटाना है, a और b का मान को हटाना है। तो समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 3 को पहले लिखे है, मतलब ये ऊपर में रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इतना है, और उधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, तो उधर y' था, तो नीचे में यहाँ पर y' आया। यहाँ पर क्या है, तो माइनस b²/a² है, ये ऊपर में लिखाएगा, लिखे समीकरण 3 को पहले लिखे है, बटे में जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या था, तो माइनस b²/a² था समीकरण 2 में, और साथ में क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में इसी को समीकरण 2 माने थे ना, x/y है, तो साथ में यहाँ पे क्या लिखना है, x/y लिखना है। अब देख सकते हैं ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सबसे पहला क्या काम करो कि नीचे का जो y है यहाँ पर ऊपर में गुना में चल जाएगा, तो y² ऐसा ही नहीं छोड़ देना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके एक लाइन में आंसर बनाना है। ठीक, ये माइनस वाला साइन भी कट गया, तो ये ऊपर में y चला जाएगा, तो y × y माइनस x × y' डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे में x। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, तिर्यक गुना कर लेना है। तिर्यक गुना करेंगे तो x इसमें गुना होगा, तो x y² y' हो जाएगा, बराबर इसमें y × y' होगा, क्या होगा, y × y' y माइनस x y'। अब इसको पूरा पहले गुना किया जाए, तो गुना करके जो आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, x y² y', इसको गुना करेंगे, इसमें गुना होगा तो y में y से गुना होगा y² y' हो जाएगा, इसमें इससे गुना होगा तो माइनस
एक्स वाई तो आएगा ही, वाई डैश 2 बार आ गया तो वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट देके स्क्वायर यहाँ पर लिखना होगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई सोच जाएगा 12 है। ठीक, ये वाई डैश को दर्शा रहा है, वाई डैश का पावर 2 है। ठीक, सबको एक तरफ लाकर 0 एक तरफ कर सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो एक्स वाई स्क्वायर सबसे पहला पद में वाई डबल डैश वाला को लिखना है, फिर इसको लेके आना इधर ही आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश के स्क्वायर, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर दिया होगा। तो 6 नंबर एग्जाम्पल 6 नंबर का जो आंसर है यही है, वहाँ पर dy/dx लिखा हुआ है, हम वहाँ पे y डैश उसके जगह पर लिखे हुए हैं, तो सेम यही आंसर दिया हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, सब में y y y y दिख रहा है, सब में क्या है y y y y दिख रहा है, तो इस y को क्या कर सकते हैं, कॉमन करके उधर भेज के 0 कर सकते हैं। जब कोई चीज़ यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इस y को कॉमन करेंगे तो एक y बचेगा, यहाँ से एक ही y था तो ये हट गया, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर तो इसको y लिखेंगे, एक y निकल जाएगा, तो 0 के साथ y का भाग होगा, खत्म हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ये हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर ही y से y एक काट देते तो ये और आसान हो जाता, डायरेक्ट इतना आ जाता, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, आप लोग इसमें से कुछ प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है बना सकते हैं, तब तक अगले क्लास में अभी एग्जाम्पल बाकी है, 7 और 8 एग्जाम्पल हम अगले क्लास में बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली पर हम लोग आ जाएंगे, तो प्रश्नावली इसका भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।